सर बात ऐसी है कि 8 नवंबर को अपनी जान बचाकर विद्यालय प्रांगण से हम भागे हैं। गोली मारने की धमकी देते हैं कि अगर कोई हमारे इधर हमसे हमारे आदेश से इधर चलता है तो उसको गोली मार देंगे। बड़ी विडंबना, 2.5 महीना टीचर पढ़ाएगा तो उसको एब्सेंट दिखा दिया जाएगा। हम लोगों को आज तक टीचर माने नहीं, वो कहते हैं कि सब मेरे नौकर हो। भारत के राष्ट्र का निर्माण नहीं हो रहा है, उसे बर्बाद करने के लिए प्रशासन अनदेखी कर रहा है। मांग सर हमारी ये है कि वहाँ से हम लोगों को हटाकर कहीं अन्य विद्यालय में समायोजन करवाया जाए। जब अध्यापक अपनी जान के डर से और अपनी सेवा के डर से पढ़ाने पे ध्यान नहीं दे पाएगा तो कोई अपने बालकों को सरकारी विद्यालय में क्यों भेजेगा। हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते। नमस्कार साथियों, बीते दिनों यूपी सरकार के खिलाफ लगभग कई विद्यार्थियों ने धरना दिया था। जो आंदोलन में बात कर रहा हूं यूपी पीएससी के एग्जाम को लेकर। लेकिन अब विडंबना देश में ये है कि जो पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को अध्यापक, वो भी सड़कों पर आने लगे हैं। लेकिन आखिर समस्या क्या है? बागपत के कलेक्ट्रेट में ये अध्यापक मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि अध्यापकों की सुरक्षा में बड़ी चूक की जा रही है, अध्यापकों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और यहीं पर ये इसी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा आगे आ जाइए क्योंकि मैंने शूज पहने हुए हैं। तो 4 अध्यापक अभी हमारे साथ मौजूद हैं, सभी एक फ्रेम में आ जाए। क्या नाम होगा सर? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। मैं सहायक अध्यापक गणित हूँ, हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज खेला बागपत में। मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं बच्चों जी। क्या मामला है? क्या अध्यापक सुरक्षित नहीं है आज की तारीख में? जी बिल्कुल, हमारे साथ तो ऐसा ही है और स्थिति इतनी बदतर है कि 3-4 साल से स्थानीय प्रशासन से लेकर मंडल प्रशासन और राज्य स्तर तक हमने अपनी बातें लिखित रूप में भेजी हैं, व्यक्तिगत रूप से भी भेंटें की हैं अधिकारियों से, लेकिन कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। और भेंट करते हो तो अधिकारी क्या कहते हैं? तब तो हमें आश्वासन मिल जाता है और हमें ढांढस बंधाकर वापस भेज दिया जाता है। ढांढस मिल जाता है और हम वापस आते हैं तो स्थिति और बदतर हो जाती है। स्वाभाविक है, यदि कहीं पर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और उसका विरोध यदि हम प्रशासनिक रूप से करेंगे और उसी के पास हमें नुकसान पहुंचाने की पावर्स हैं, तो जो वो स्वयं ही गलत है, उसी की शिकायत की है, तो स्वाभाविक है वो हमारे विरुद्ध ही कार्य करेगा। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अभी राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की सेवा नियमावली में शिथिलता बरतकर, अर्थात हमारी सेवाओं की बागडोर इसलिए निचले स्तर पर ही छोड़ दी गई है, जहां पर अगर हम संक्षेप में कहें तो शिक्षक प्रोफेशन को बहुत ही निम्नतम स्तर का बना दिया गया है और जो राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। और स्वाभाविक है, जब शिक्षक की सेवाएं सुरक्षित ना होंगी, वह स्वयं सुरक्षित ना होगा, तो वो कैसे राष्ट्र निर्माण की बात करें। वही भारत है जिसमें पहले देश के राष्ट्रपति एक अध्यापक बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप बता रहे हो कि आज की तारीख में अध्यापक का जो पेशा है उसका व्यापारीकरण लोग कर रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं अध्यापकों की जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। वो क्या हरकतें हैं? किससे आपको खतरा है? आखिर कौन व्यक्ति आपको जान से मारने की धमकी देता है? देखिए, पहले मैं आपको अपना भय बता दूं। एक अध्यापक होने के नाते अभी वर्तमान में ही कुछ 3-4 घटनाएं ऐसी विकट हुई हैं जिसमें अध्यापकों की हत्याएं विभिन्न कारणों से हो गई हैं। बागपत जिले में, बागपत में बाहर की बात भी है। बोर्ड परीक्षाओं के मध्य में भी एक अध्यापक की गोली से हत्या कर दी गई थी, जो बोर्ड की कॉपियां और क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे थे। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं ही। छोटी मोटी इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रशासन के लिए छोटी मोटी बातें हैं, किंतु जो व्यक्ति जाता है उसका परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। अब मैं आप बात आता हूँ व्यक्तिगत अपने जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। अब हम यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए ही उपस्थित हैं। हम जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वहाँ पर लगभग नगण्य छात्र संख्या है लंबे समय से। अब वो तो प्रशासन देखे कि क्यों स्कूल को रनिंग में रखा हुआ है। वहाँ का जो वर्तमान प्रबंधक महोदय हैं वो एक प्रकार से उनके पिताजी के द्वारा संस्थापित वह प्रधानाचार्य रहे, बाद में वो प्रधानाचार्य रहे। परिवारवाद की राजनीति चलती है। बस ये विडंबना है कि कौन से संवैधानिक अधिकारों या मान्यताओं या नियमों के तहत एक ही एकल परिवार पे सरकारी प्रशासन दे दिया गया है। तो वह इस सूबे के मुख्यमंत्री तो वो वाले हैं ना जो कहते हैं कि परिवारवाद कहीं भी होगा तो उसका निपटारा कर देंगे, माफिया कहीं भी होगा तो बुलडोजर दूर नहीं रहेगा। लेकिन आप कुछ और ही बता रहे हो। सर बात ऐसी है कि 8 नवंबर को अपनी जान बचाकर विद्यालय प्रांगण से हम भागे हैं। मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, हम भागे हैं। और पहले हम जिलाधिकारी महोदय बागपत के समक्ष अपना प्रत्यावेदन लगाया हमने। उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया, कार्रवाई के लिए लिखा भी, उनका बिल्कुल मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। उसके बाद अपने विभाग में गए हम, वहां सूचना दी और फिर एसपी साहब के पास। उससे अगले दिन 9 तारीख से लेकर परसों तक हम आई थिंक 19 नवंबर तक हम विभाग में रहे। वहाँ प्रतीत तो ऐसा हुआ था कुछ हमारे पक्ष में होगा, दूसरे पक्ष को बुलाया गया और वो शून्य हुआ।
जो हमने आरोप लगाए वो लगभग मतलब सिद्ध हो गए और वो शून्य हुआ और हमें आश्वासन दिया गया था कि अब उचित कार्रवाई कर दी जाएगी और हमें सेवा रक्षा हेतु और जीवन रक्षा हेतु दूसरे विद्यालयों में समायोजित कर दिया जाएगा। किंतु यह कहते हैं ना अरी विडंबना कि कल हमें एक पत्र दे दिया जाता है कि यदि आप उसी विद्यालय में नहीं जाते हैं तो आपको शासनाधीन लेते हुए आप पे दंडात्मक कार्रवाई की वाली जाएगी। बात हो गई। ये तो डेमोक्रेसी पे एक बड़ा विचार करने की वाली बात है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल डेमोक्रेसी बच रही है इन सब हरकतों को देखकर। आपको लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ढांचा मजबूत है आज की तारीख में? ना ना बिल्कुल नहीं सर, लगता अगर इस तरीके से केस हो रहे हैं तो भाई लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, इसमें जनता के लिए सब कुछ होता है। और यहाँ पे पता चले कि हम टीचर हैं, हम अपने कार्य को सुचारू रूप से बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हम कहाँ एक भविष्य बच्चों का जो भारत का जो बच्चे कहाँ से निडर पैदा हो? जी जी, इसलिए वहाँ पे डर भय हमेशा बना रहता है। माहौल इस तरीके से दूषित हो गया कि हम शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा मूल काम है शिक्षा देना बच्चों को। अगर हम खुद डरे रहेंगे तो हम बच्चों को किस लिहाज से, किस हिसाब से ऊपर उठा पाएंगे कि बच्चे हमारे भारत के योगदान में, उन्नति में आप किस विषय के अध्यापक और आपका नाम क्या है? जी, मैं अविनाश कुमार विश्वकर्मा, मैं सोशल साइंस वहाँ पे पढ़ाता हूँ। जी जी सोशल साइंस में तो ये मुद्दे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, यही सारे टॉपिक्स जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही साइंस के अध्यापक को जस्टिस नहीं मिल पा जी रहा। बिल्कुल। जब हम अगर वहाँ से पीड़ित रहेंगे तो हम बच्चों को किस तरीके से उनको गाइडलाइन करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे कि आगे अगर उनके साथ इस तरीके से घटनाएं घटती हैं तो वो कहाँ अपना हल निकाल सकते हैं, किसके पास जा सकते इतना हैं। पावरफुल कैसे है? आज की तारीख में सारी व्यवस्थाएं है, नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता है, ऑनलाइन FIR की छूट है, तो ये व्यक्ति इतना पावरफुल हो कैसे गया है कि ये अध्यापकों को भी अपने पैरों तले नीचे रख रहा है? अब ये अगर देखिए, अब यहाँ पे तो स्थानीय प्रशासन में हम लोग आए हैं यहाँ पे, अब 8 नवंबर की बात है ये। अब यहाँ पे हम लोग शिकायत शुरू करना प्रारंभ किए हैं। अब आगे बातें जाएंगी तो पहले उनके कोई साथ। शिकायत नहीं करता था, इतना भय है लोगों में। हाँ, ये भी हो सकता है कि पहले भी शिकायत हुई है, लेकिन अब उस तरीके से निराकरण नहीं हुआ। जो इसके पहले के स्टाफ है वो भी पीड़ित रहा है, कई लोगों से बात हुई है कि वो भी हाई कोर्ट, हाँ मतलब उनकी सेवा सुरक्षा तमाम समस्याएं बीच बीच में आती रही हैं। देखिए, एक बात होती है, आप एक अध्यापक हैं और हमने आजादी की लड़ाई के बारे में पढ़ा है, सन 1857 के बारे में पढ़ा है, भगत सिंह के बारे में पढ़ा है, बागपत की महान क्रांतिकारी नीरा आर्य के बारे में पढ़ा है, और सबसे प्रेरणा मिलती है कि चुनौतियों से भागना एक कुशल प्रशिक्षित व्यक्ति की योग्यता नहीं है। भाई, मांग तो ये होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को पद से हटाया जाए, क्योंकि आपका अगर ट्रांसफर भी हो जाएगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, या नए अध्यापक है उनके साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो आपकी क्या है मुख्य मांग सर हमारी ये है कि वहाँ से हम लोगों को हटाकर कहीं अन्य विद्यालय में आपको समायोजन हटाने करवा से जाए। क्या होगा? समाधान कैसे हो जाएगा समस्या का? सर देखिए, अब वो प्रशासन का काम है, प्रशासन कैसे देखता है, हमारा शिक्षा विभाग कैसे देखता है, उस बात को आप नहीं लेकर के। चाहते कि इस व्यक्ति को पदभार से हटाया जाए? अब पदाभार से हटाने के मतलब वो तो देखिए सर, वो तो हमने विभाग में शिकायत कर दी है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते। अब ये विभाग निर्णय ले, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चों की संख्या है वो भी नगण्य है, बिल्कुल नगण्य है, बच्चे आते भी नहीं है कुछ। अब वहाँ पे इस तरीके से जो भी काम कराए जाते हैं अनीतिगत रूप से, जैसे हमने बच्चे को नहीं देखा है, बच्चे के एडमिशन करवा दिया गया, उनका अटेंडेंस हमसे भरवा दिया गया, बाद में बच्चा, हाँ जबरदस्ती आपको करना होगा। मतलब जो बच्चा योग्य है उसको सरकारी में दाखिला नहीं दे रहे, जो घूस वगैरह घूसखोरी वाला, नहीं ऐसी बात, क्या मामला है? इसको आप ऐसे समझें कि उनको विद्यालय को चलाने के लिए कुछ निश्चित संख्या में नामांकन चाहिए, तो नामांकन फर्जी इस प्रकार से किए जाते हैं, कहीं से भी किसी का आधार कार्ड वगैरह मिल गया, उसको नहीं, फेक तो नहीं कहेंगे, आधार कार्ड किसी का मिल गया, उसको एंट्री कर लिया, फिर बाद में पूरे वर्ष उसको ढूंढ ढांड के उसके डॉक्यूमेंट या साइड से उसका फोटो लेके अपलोड कर दिया। तो आप इसके लिए प्रमाण के तौर पे देखेंगे, यदि 25 या 20 लोगों का नामांकन है तो परीक्षाओं में मात्र 12-11 बैठते हैं, तो स्वाभाविक है वो फर्जी थे, रिकॉर्ड पे चढ़ गए, तो स्कूल की गिनती की संख्या झूठी दिखती रही। सवाल किसके ऊपर उठता है? फिर आप लोगों के ऊपर उठता होगा। उसी में बताना चाहता हूँ, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नहीं आए, यदि उनमें से कोई परीक्षा दे गए तो फेल होते हैं। दूसरा, जो विद्यालय जिनके एडमिशन हो भी गए 2-4 बच्चों के, वो विद्यालय कभी ना, शिक्षक ने उन्हें पढ़ाया नहीं, रिजल्ट में फेल हो गए, तो ये विद्यालय प्रशासन उन पर दबाव बनाता है कि आपके विषय में फेल हो गए हैं, फला अमाउंट दीजिए, नहीं तो आपकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी, भ्रष्टाचार है, आपकी छुट्टियां, मेडिकल को CL भर दिया जाएगा, CL को एब्सेंट लगा दिया जाएगा, और सबसे बड़ी विडंबना, 2.5 महीना टीचर पढ़ाएगा तो उसको एब्सेंट दिखा दिया जाएगा। मतलब जो बुलडोजर एक्शन है वो केवल नीचे स्तर के लोगों के लिए है और गरीबों के लिए बुलडोजर एक्शन, ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन तो हो रहा है सर, जब बातें हमारी ऊपर तक पहुंचेंगी तो जरूर एक्शन होगा, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक तरीके से आप लग रहा है कि सरकार के अनुयायी हो, आप कह रहे हो कि एक्शन होगा। भाई, जब बच्चे बैठे हुए थे, विद्यार्थी बैठे हुए थे, अभी आपको UPPSC का आंदोलन आपको पता होगा, वहाँ राजभर है जो कि नेता है एक बड़े, और बीजेपी के साथ कार्यरत है, बीजेपी के साथ ही गठबंधन में भी है, पावर में भी पार्टी है, वो कहते हैं कि विद्यार्थी किस तरीके के हैं, तो लाल टोपी वाले सफा
सभा का गमछा पहनने वाले गुंडे हैं। क्या इन बयानों से एक अध्यापक की भावना आहत नहीं होती? बिल्कुल सर, आहत होती है इस तरीके से अगर बातें आती हैं तो। क्या विद्यार्थियों को कोई अधिकार नहीं धरने पर बैठने का? बिल्कुल सर, अपनी मांगे शांतिपूर्वक हर कोई रख सकता है, यही तो है आप डेमोक्रेसी, यही तो। गणित के अध्यापक हैं, आप समझते होंगे कि लॉजिकल रीजनिंग और जीएस के पेपर में कितना अंतर होता है। बिल्कुल सर, यहाँ एक बात और ऐड कर दूं। एक और खतरनाक बात है कि बिना मूल्यांकन के गृह परीक्षाओं में बच्चों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करते हैं, जो आते हों या ना आते हों, बिना मूल्यांकन के। बिना मूल्यांकन। अब आप समझिए, अध्यापक ने उसे टेस्ट ही नहीं लिया, उसका परीक्षण नहीं लिया, उसको अंक नहीं दिए, तो क्या पता, अच्छी बुरी बातें कैसे क्या पता, और वो फिर बोर्ड में जाता है तो उसका जीवन भी बर्बाद होता है। अर्थात भारत के राष्ट्र का निर्माण नहीं हो रहा है, उसे बर्बाद करने के लिए प्रशासन अनदेखी कर रहा है। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, किंतु स्थानीय प्रशासन अनदेखी कर रहा है। आपको क्या क्या धमकियां मिली हैं राणा जी? गाली गलौज तो अक्सर होती हैं विद्यालय में, उसके बावजूद वहाँ कौन पर करता है गाली गलौज? जिनकी बात है मैनेजर मैनेजर साहब हैं, कैसे कहते हैं मतलब? वे गोली मारने की धमकी देते हैं कि अगर कोई हमारे इधर हमसे हमारे आदेश से इधर चलता है तो उसको गोली मार देंगे। मतलब इतनी बड़ी बात वो कह देते हैं निडर होकर? खुला खुला कहते हैं, सबके सामने कहते हैं, कोई भय नहीं है ना योगी का ना प्रशासन का? क्योंकि वो शुरू से ऐसी वो करते आ रहे हैं विद्यालय का संचालन। इस पद पर वो 2023 में रिटायर्ड हुए थे, मार्च 2023 में, और उसके बाद अब 24 में वो बन गए हैं प्रबंधक। और उन्होंने ये 2002 से 2023 तक ऐसे ही काम किया है। पहले भी टीचर्स के साथ उन्होंने मारपीट, झगड़ा, उनकी सर्विस खराब करना, उनको मतलब रेड एंट्री करना उनकी सर्विस बुक में। एक ये चीज ये भी आती होगी ना कि मान लीजिए प्रबंधक ही ऐसा काम कर रहा है तो जो विद्यार्थी हैं वो भी टीचरों की इज्जत नहीं करते होंगे, हम होती होगी। हाँ, जिस तरह का प्रबंधक है, बच्चे तो फिलहाल उनसे सही हैं, प्रबंधक तो हम लोगों को आज तक टीचर माने नहीं। वो कहते हैं कि सब मेरे नौकर हो, वो बिल्कुल वो अध्यापक को नौकर, विद्यार्थी की। तभी तो हम लोगों को अपने पर्सनल काम, व्यक्तिगत काम से हमेशा कभी बागपत, कभी तहसील, कभी बैंक भेजते रहते हैं। कोई संवैधानिक धारा नहीं कहती, ना ही कोई भारत में ऐसा अनुच्छेद है। आप सरकारी टीचर ही हो, सभी बता रहे हो कि ऐसा कोई अनुच्छेद तो है नहीं कि भाई अपने प्रबंधन का पर्सनल काम भी सरकारी अध्यापक को ही करना है। जी बिल्कुल, ये तो नीतिगत भी नहीं है। और यदि शासन से वेतन भोगने वाला अध्यापक नहीं, कोई कर्मचारी यदि इस प्रकार से व्यक्तिगत कार्य करेगा तो वो फाइनली बच्चों का तो नाश करेगा ही, देश का भी नाश करेगा। जमीनी स्तर पर न्याय की बुनियादें कितनी कमजोर हुई हैं, न्याय की मांग किस तरीके से लोग कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो देखा जाता है कि भाई पिछले 10 सालों में कई लोग सड़कों पर आए, कई वर्ग सड़कों पर आए। वर्ग से मतलब कोई जाति नहीं, वर्ग से मतलब ऑक्यूपेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन होते हैं। टीचिंग का प्रोफेशन हो गया, शिक्षक अभी भर्ती पे बड़ी बड़ी बातें हुई, इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, इसमें ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि हमारी प्रशासनिक बंदिशें भी हैं, किंतु एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिनके जिम्मा ये है, इनको समयावधि में परीक्षाओं को कराना, ठीक ढंग से कराना, नकल वगैरह ना होना, कहीं ना कहीं किसी एक दो के स्तर से गलती होती है और पूरा विभाग बदनाम होता है। सर एक और सवाल है मेरा, क्योंकि आप बता रहे हो सरकारी स्कूल है, लेकिन क्यों माता पिता आज की तारीख में भी, भाई हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पर हर व्यवस्था है, टैक्स कलेक्शन सरकार के पास ज्यादा है, रेवेन्यू मॉडल ज्यादा है, योजनाएं विभिन्न है, क्यों माता पिता अब भी प्राइवेट स्कूलों को महंगी फीस देना चाहते हैं रेदर देन अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाने के? इसका सीधा प्रमाण आप हमारे विद्यालय से ले सकते हैं। जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अनदेखी की गई है। फंड है, सिस्टम है, प्रशासन है, किंतु पता नहीं क्या होता है कि जनरली गरीब फैमिलियों से बच्चे पढ़ के अच्छे अधिकारी बनते हैं, और जब वो उन अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, जब ड्यूटी का वक्त आता है तो पता नहीं क्यों अनदेखी करते हैं जहां से उस क्षेत्र से वो उठकर आए थे। और कालांतर में ऐसा हो गया है कि तड़क भड़क में लोग विश्वास करें, कुछ तो अच्छे टाई, अच्छी बेल्ट और अच्छे जूतों के हिसाब से अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं। ये भी थोड़ा एक परिप्रेक्ष्य है। देखिए बात यह भी है ना कि जैसा आप बता रहे हो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, दूसरा प्रबंधक इस तरह से आप बता रहे हो, तीसरी बात ये भी तो आती है कि भाई अगर हम प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएं तो कहते हैं कि शिक्षा पर भी, किताबों पर भी इतना ज्यादा जीएसटी है, तो किताबों पर इतना ज्यादा जीएसटी टैक्स लगाने से क्या विद्यार्थी पढ़ पाएगा खुले मन से? ये बड़ा अच्छा सवाल किया, और मुझे लगता है कि हमारी सारी परिचर्चा का उत्तर मैं इसमें दे पाऊंगा। अभी हम
सरकारी शिक्षक हैं, हम वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और बहुत बड़ी फाइट के बाद, जैसा आपने भी एक सवाल किया कि परीक्षाओं में नकल होकर परीक्षाएं समय पर परीक्षा ना होना, ये सब हो जाता है। 16-17 साल, अब हमारे साथी हैं 47 वर्ष की आयु में उन्होंने जॉब ज्वाइन किया है। मैंने 16 साल की मेहनत के बाद ये टीजीटी का जॉब ज्वाइन किया है, तो बहुत मेहनत की है। जब हम सरकारी शिक्षक, मैं सरकारी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, सरकार का साधुवाद है कि कम से कम वैकेंसी निकल रही है और हमें नौकरी मिल भी रही है, इसमें साधुवाद है सरकार। किंतु अब यहाँ बोलना चाहूंगा, नौकरी तो आपने दे दी, क्या वर्तमान जमीनी ढांचा हमें नौकरी करने दे रहा है, अर्थात हमारे दायित्वों का निष्ठापूर्ण निर्वहन करने दे रहा है? यदि अध्यापक अपने दायित्वों का निष्ठापूर्ण निर्वहन नहीं कर पाएगा तो क्या छात्र छात्रा को वो कुछ निर्माण कर पाएगा, उनको कुछ दे पाएगा? और भारत का भविष्य अंधकार में जा ही रहा है। यही ना, एजुकेशन इज द बिगेस्ट बिजनेस। बिजनेस बन गया जब किताबों पर टैक्स है, किताबें सड़कों पर बिकती हैं, जूते और भाई गाड़ियां शोरूमों में बिकती हैं और कम टैक्स है। अब एक शब्द में खत्म करता हूं अपनी बात। जब अध्यापक अपनी जान के डर से और अपनी सेवा के डर से पढ़ाने पे ध्यान नहीं दे पाएगा तो कोई अपने बालकों को सरकारी विद्यालय में क्यों भेजेगा? और जब भेज भी देगा तो उसका बालक निर्मित नहीं हो पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यह मुख्य कारण है सरकारी प्रशासन की अनदेखी के कारण। बस यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ चीजों पर जिन पर जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स होने चाहिए एजुकेशन में, उनके बारे में हमने इन टीचर्स से बात की। बिकॉज क्योंकि एक कहावत चलती आ रही है, एजुकेशन इज द बिगेस्ट स्कैम, एजुकेशन इज द न्यू बिजनेस, जो कि देखा भी जाता है। बहरहाल आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज लानी चाहिए और इन लोगों की बात को इतना उजागर कीजिए कि भाई नींव खड़ी हो जाए सड़क उसके ऐसे व्यक्ति से जो कि अध्यापकों को डर इनके भीतर भय पैदा कर रहा हो, उसकी जो ये जड़ें जुड़ी हुई हैं नीचे, चाहे वो किसी से भी जुड़ी हुई हो, किसी नेता से जुड़ी हो, वो प्रशासन सारी खंगाले। धन्यवाद। ये थी मेरी ग्राउंड रिपोर्ट बागपत से, मैं सनी राठी।